हमारा अगला प्रश्न है बहुपद x की घात 5 धन 5x धन 3x की घात 2 धन 5x की घात 3 धन 3 को 4x धन x की घात 2 धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं भाज्य x की घात 5 धन 5x धन 3x की घात 2 धन 5x की घात 3 धन x और भाजक 4x धन x की घात 2 धन 2। चूँकि हम बहुपद में भाग की क्रिया दीर्घ विभाजन विधि से करते हैं, जिसका प्रथम चरण कहता है भाज्य और भाजक के पदों को उनके चरों के घातों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाज्य और भाजक दोनों में इनके पद इनके चरों के घातों के आरोही क्रम में नहीं हैं, अतः हम इसे सर्वप्रथम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो भाज्य के घातों को आरोही क्रम में हम लिखेंगे, तो लिखने पर हमें इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होगा। सर्वप्रथम हम x की घात 5 वाले पद को लिखेंगे, यहाँ पर x की घात 5। उसके बाद x की घात 4 वाले पद देखिए, यहाँ पर x की घात 4 वाले पद नहीं है, इसलिए इसका गुणांक हम 0 लिखेंगे। धन 0 गुणित x की घात 4, अर्थात ये वाले पद 0 हैं। उसके बाद x की घात 3 वाले पद देखिए, ये है धन 5x की घात 3, तो उसे हम लिखेंगे धन 5x की घात 3। उसके बाद x की घात 2 वाले पद ये है धन 3x की घात 2, उसे लिखेंगे। उसके बाद x की घात 1 वाले पद ये है धन 5x, उसे लिखेंगे। और अंत में x की घात 0 अर्थात अचर पद धन 3 को लिखेंगे। इस प्रकार भाज्य के घातों को हम सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिख लेंगे। पुनः हम भाजक के पदों को भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम सर्वप्रथम लिखेंगे x की घात 2। उसके बाद फिर x की घात 1 है, तो इस पद को हम लिखेंगे धन 4x। और उसके बाद अंतिम पद जिसमें x की घात 0 है अर्थात अचर पद धन 2 को लिखेंगे। तो इस प्रकार भाज्य और भाजक के पदों को उनके चरांकों के घातों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक है। अब इसके बाद हम भाग की क्रिया प्रारंभ करेंगे। भाजक x की घात 2 धन 4x धन 2 और भाज्य x की घात 5 धन 0 गुणित x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 3, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद दीर्घ विभाजन विधि के प्रथम चरण के अनुसार भाज्य के प्रथम पद x की घात 5 को भाजक के प्रथम पद x की घात 2 से भाग देंगे। यहाँ पर x की घात 5 को x की घात 2 से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा x की घात 3, जो कि भागफल का प्रथम पद होगा। दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार भागफल x की घात 3 का गुणा हम भाजक से करेंगे। भागफल x की घात 3 का भाजक x की घात 2 धन 4x धन 2 से करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा x की घात 5 धन 4x की घात 4 धन 2x की घात 3। इन पदों को हम यहाँ पर लिख देंगे और इस प्रकार हम लिखेंगे कि समान घात वाले पदों को हम उनके नीचे लिखेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद हम भाग की क्रिया में घटाते हैं, तो घटाने से पूर्व इनके चिन्ह जो है बदलेंगे। यहाँ पर देखिए x की घात 5 यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर भी चिन्ह धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, तो इन तीनों पदों के चिन्ह जो है परिवर्तित होकर के ऋणात्मक हो जाएंगे। इसके बाद हम घटाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए x की घात 5 धनात्मक है और यहाँ पर x की घात 5
ऋणात्मक है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत होने के कारण ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और परिणाम प्राप्त होगा यहाँ पर 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 0x⁴ धनात्मक है और यहाँ पर 4x⁴ ऋणात्मक है। तो चूँकि ये पद 0 इसका गुणांक है, अर्थात ये पद 0 है, तो 0 में 4x⁴ घटाने पर हमें वही पद प्राप्त होगा, ऋण 4x⁴। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धन 5x⁴ और यहाँ पर है 2x⁴, इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर भी घटाने की क्रिया होगी और हमें परिणाम प्राप्त होगा धन 3x⁴। उसके बाद यहाँ पर और कोई भी पद शेष नहीं है, इसलिए हम इन पदों को यहाँ पर वैसी की वैसी हम उतार देंगे या लिख लेंगे। तो हमें इस प्रकार ये पद प्राप्त होते हैं। उसके बाद दीर्घ विभाजन विधि के चक्र को हम आगे बढ़ाएंगे। पुनः हम भाज्य के प्रथम पद ऋण 4x⁴ को भाजक के प्रथम पद x⁴ से भाग देंगे। यहाँ पर ऋण 4x⁴ को x⁴ से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 4x⁴। यह जो परिणाम है भागफल का दूसरा पद है। पुनः हम भागफल ऋण 4x⁴ का गुणा भाजक x⁴ धन 4x⁴ से करेंगे। भागफल ऋण 4x⁴ का भाजक x⁴ धन 4x⁴ से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है ऋण 4x⁴ ऋण 16x⁴ ऋण 8x⁴। इन पदों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं इनके चिन्ह जो है ऋणात्मक है, तो भाग की क्रिया में जब हम घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे और इनके चिन्ह जो है धनात्मक हो जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद आगे हम प्रक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4x⁴ ऋणात्मक है और यहाँ पर 4x⁴ धनात्मक है, तो ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 3x⁴ धनात्मक है और यहाँ पर 16x⁴ धनात्मक है, तो दोनों के चिन्ह समान हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके हमें परिणाम देगा 19x⁴ धन 19x⁴। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3x⁴ धनात्मक है और यहाँ पर 8x⁴ यह भी धनात्मक है, तो ये दोनों पद भी जुड़ जाएंगे और हमें प्राप्त होगा धन 11x⁴। उसके बाद यहाँ पर कोई भी पद शेष नहीं है, तो ये पदों को हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, अर्थात धन 5x⁴। उसके बाद पुनः हम प्रक्रिया को दोहराएंगे। धन 19x⁴ को भाजक के प्रथम पद x⁴ से भाग देंगे। यहाँ पर धन 19x⁴ को x⁴ से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है धन 19x, जो कि भागफल का अगला पद है। फिर हम भागफल धन 19x का भाजक के साथ गुणा करेंगे। भागफल धन 19x का भाजक x⁴ धन 4x⁴ के साथ गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है 19x⁴ धन 76x⁴ धन 38x। इन पदों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद हम भाग की क्रिया में घटाते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो उससे पूर्व इनके चिन्ह जो है घटाने के कारण बदल जाएंगे और ये तीनों चिन्ह यहाँ पर धनात्मक दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बदल करके हम ऋणात्मक करेंगे, तो इनके चिन्ह जो है इस प्रकार से ऋणात्मक हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 19x⁴ धनात्मक है और यहाँ पर 19x⁴ ऋणात्मक है, तो दोनों पद जो है कैंसिल हो जाएंगे और हमें परिणाम प्राप्त होगा 0। आगे बढ़ते हैं। अगला पद है 11x⁴ धनात्मक है और यहाँ पर 76x⁴ ऋणात्मक है। चूँकि यहाँ पर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी,
यहाँ पर धन 11x की घात 2 ऋण 76x की घात 2 का परिणाम हमें प्राप्त होगा ऋण 65x की घात 2। अगला पद है 5x जो धनात्मक है और 38x ऋणात्मक है। यहाँ पर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 33x। इसके बाद यहाँ पर कोई भी पद शेष नहीं है, तो इस 3 को यहाँ पर हम उतार देंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर हमें जो पद प्राप्त हुए हैं इनमें अधिकतम घात x की 2 है, जो कि भाजक के घात के बराबर है, अतः हम भाग की क्रिया को पुनः आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर भाज्य के प्रथम पद ऋण 65x की घात 2 को भाजक के प्रथम पद x की घात 2 से पुनः भाग देंगे। यहाँ पर ऋण 65x की घात 2 को x की घात 2 से भाग देंगे तो हमें भागफल यहाँ पर प्राप्त होगा ऋण 65। भागफल ऋण 65 का हम पुनः भाजक x की घात 2 धन 4x धन 2 के साथ गुणा करेंगे। भागफल ऋण 65 का भाजक x की घात 2 धन 4x धन 2 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है ऋण 65x की घात 2 ऋण 260x ऋण 130 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार ऋण 65x की घात 2 ऋण 260x ऋण 130 लिखने के बाद हम घटाने की क्रिया करेंगे, तो उससे पूर्व इनके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चिन्ह ऋण 65x की घात 2 है, यहाँ पर भी चिन्ह ऋणात्मक है ऋण 260x और यहाँ पर भी चिन्ह ऋणात्मक है ऋण 130। तो ये तीनों चिन्ह बदल जाएंगे और तीनों जो है धनात्मक चिन्ह हो जाएंगे। क्रमशः ये ऋण धन में, ये वाला ऋण धन में और ये ऋण चिन्ह धन में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम घटाने की क्रिया में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 65x की घात 2 ऋणात्मक है और यहाँ पर 65x की घात 2 धनात्मक है। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और ये पद कैंसिल हो जाएगा और परिणाम हमें मिलेगा यहाँ पर 0। उसके बाद अगला पद देखते हैं। यहाँ पर 33x ऋणात्मक है और यहाँ पर 260x धनात्मक है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत हैं, अतः यहाँ पर भी घटाने की क्रिया होगी और हमें परिणाम प्राप्त होगा धन 227x। इसी प्रकार आगे देखते हैं। यहाँ पर धन 3 और यहाँ पर है 130 धनात्मक। दोनों के चिन्ह समान हैं, अतः दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके हमें परिणाम देगा धन 133। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये जो हमें शेष प्राप्त हुआ है, यहाँ पर इसके अधिकतम घात x की घात 1 है, जो कि भाजक की घात से कम है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भाग की क्रिया पूर्ण होती है और हमें परिणाम प्राप्त होता है भागफल x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन 19x ऋण 65। यह हमारा भागफल है तथा शेष फल 227x धन 133 प्राप्त होता है। ये हमारा शेष फल है। इस प्रकार हम दीर्घ विभाजन विधि की सहायता से इस सवाल को हल कर सकते हैं।